गुड इवनिंग। स्वागत है आपका। जो भी फिजिक्स लवर्स हैं उनका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और मेरा नाम है पंकज दीक्षित। मैं आज शुरू करने वाला हूं अल्टरनेटिंग करंट। जुड़िए मेरे साथ, कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा। शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट से पहले पूरी दुनिया में एक डिबेट चलती रही, बहुत लंबे समय तक डिबेट चली कि डीसी बेटर है या एसी बेटर है। एडिसन सर डीसी की वकालत कर रहे थे और वो कह रहे थे डीसी बेटर है। वो डीसी पे काम भी कर रहे थे, लेकिन और साइंटिस्ट जो थे जैसे निकोला टेस्ला थे, वो एसी के पक्षधर थे। वो कह रहे एसी इज बेटर देन डीसी। कम खर्चे में तैयार होती है, ट्रांसमिशन हम बहुत लंबी समय तक कर सकते हैं, लंबी दूरी तक कर सकते हैं, और एनर्जी लॉस जो पावर लॉस है वो कम होता है एसी में। खैर ये डिबेट चलती रही। फाइनली आज हमारे घरों में एसी दिख रही है, तो इतना तो तय है कि एसी डीसी से बेटर है। लेकिन थोड़ा सा डीसी के बारे में हम जाने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डायरेक्ट करंट क्या है? डायरेक्ट जैसा नाम है इसका, डायरेक्ट करंट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहते हैं। मैग्नीट्यूड, करंट की जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू, और डायरेक्शन दोनों ही सेम रहते हैं। इनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट विद द टाइम। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब करंट कांस्टेंट है। जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं एसी का तो हमें डीसी मिलती है, और उस डीसी में भी थोड़ा सा कुछ फ्लक्चुएशन रहता है, यानी कुछ एसी कंपोनेंट्स के साथ मिक्स रहता है। हम फिल्टर यूज करते हैं और फिल्टर से वापस हम प्योर डीसी लेते हैं, और उस प्योर डीसी का जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहां पर टाइम है टी, ये डीसी है। तो जो ग्राफ होता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये डीसी है। कोई वेरिएशन नहीं है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इज अ प्योर डीसी। सोर्स क्या है? इसके जो सोर्स हैं, सोर्स बैटरी और सेल, ये सोर्सेस है मेन। फ्रीक्वेंसी इसकी 0। टाइम पीरियड 1/f होता है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। सो t इज इक्वल टू 1/0, इट मींस इनफाइनाइट। और फ्रीक्वेंसी इसकी 0 है। तो ये डीसी की कहानी थी, जो हम लोग पिछले चैप्टरों में सब डीसी पढ़े हैं। तो डीसी का सोर्स बैटरी है और सेल है, फ्रीक्वेंसी 0 है, और टी जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट है। पूरा चैप्टर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कंसंट्रेट करता है एसी पर, अल्टरनेटिंग करंट के लिए बना है। तो हम इस पर ही डिस्कस करेंगे मेनली। इसको जिसको नोट करना हो तो नोट कर सकता है पॉज करके। ओके, लेट्स मूव ऑन एसी।
साफ कर दो। चलिए एसी अल्टरनेटिंग करंट, हमारे सब घरों में जो यूज हो रही है वो एसी यूज हो रही है। कुछ इस टाइप से इसका जब ग्राफ देखते हैं, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कुछ इस टाइप से मिलता है। ये एसी करंट है, एसी वोल्टेज भी होगा, वो ऐसे जा रहा, मान लो ये एसी वोल्टेज जा रहा है, ये एसी वोल्टेज जा रहा है। तो दूसरा कलर यूज करते हैं जिससे कि ये है एसी वोल्टेज E, दिस इज द एसी करंट I, ये इसकी है पीक वैल्यू करंट की, और ये पीक वैल्यू है EMF या वोल्टेज E0 I0। ग्राफ खींचा जा रहा है इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 0, T/4, T/2, 3T/4 और T। अगर एंगल के टर्म में देखना चाहो तो यहां पर लिखेंगे आप π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इक्वेशंस जो हैं वो इस टाइप से हो सकती हैं, I = I0 sin ωt और E = E0 sin ωt। हो सकता है कि आपको इस फॉर्म में ना मिले एसी, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, मे बी ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। This is T/4, T/2, 3T/4 and T। EMF का भी साथ चलेगा इसके, तो करंट की जो यहां पर इक्वेशन बनेगी वो होगी I = I0 cos ωt। ये ग्राफ कॉस का हो जाएगा। दोनों में से कैसे भी हो सकता है, इसी के लिए कॉस का भी आता है, लेकिन हम लोग साइनसोइडल ग्राफ की स्टडी करने वाले हैं। साइन कर्व वाला जो ग्राफ है इसकी स्टडी करने वाले, और भी ग्राफ हो सकते हैं। हम स्क्वायर शेप में भी देख सकते हैं ग्राफ को, एसी को इस टाइप से भी अपने को मिल सकता है, स्क्वायर शेप लाइक दिस। T/2 T, इस टाइप से भी ग्राफ हो सकता है। यहां पर लिख सकते हैं I0 और E0 माइनस में होगा, इधर I0 और E0 प्लस में होगा। इस टाइप से भी ग्राफ हो सकता है। हो सकता है कि ग्राफ ट्रायंगुलर शेप में भी हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी ग्राफ हो सकता है। तो एसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स हो सकते हैं, सॉटूथ शेप भी हो सकता है। तो
मेनली हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस पे या इस पे। हमारे जो घरों में यूज हो रही है, इंडिया के अंदर जो एसी यूज हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपको पता होना चाहिए 50 हर्ट्ज, क्योंकि हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उन सब पर लिखा होता है, दो चीजें फिक्स होती हैं, हर एपरेटस पर लिखा होगा आपको, एक तो फ्रीक्वेंसी और एक वोल्टेज V 220 वोल्ट, यानी दो ये फिक्स है इंडिया के लिए। कनाडा है, अमेरिका है, वहां पर जापान है, वहां पर ये 60 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज 110 वोल्ट होता है। लेकिन हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज 220 वोल्टेज, ये इसकी इक्वेशन है। I और E इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस हैं। I नॉट एंड E नॉट इज द एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं I नॉट एंड E नॉट आर द पीक वैल्यूज ऑफ करंट एंड EMF। तो ये पीक वैल्यू एंड करंट EMF के लिए हो सकती हैं वैल्यूज I नॉट V नॉट। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, T टाइम है। पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप। ओके, इरेज करता हूं इसको। अब बात करते हैं हम लोग की मीन वैल्यू क्या होती है। दो तरह की वैल्यूज हम निकालेंगे एसी करंट के लिए, एक तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं और आरएमएस वैल्यू। लेकिन पहले अपन मीन वैल्यू की बात करते हैं। मीन वैल्यू क्या है? एक कंप्लीट साइकिल में हम करंट की वैल्यू फाइंड करें, एक कंप्लीट साइकिल। हमने आपसे कहा था कि इस टाइप से एसी चलती है, ये एसी का ग्राफ बनता है, दिस इज द एसी। मैं कह रहा हूं आई है और ई भी हो सकता है, ईएमएफ भी हो सकता है, टाइम टी 0 T/2 एंड टी। तो कंप्लीट साइकिल में मीन वैल्यू क्या होगी? एक बात अपने को पता है कि करंट के लिए हम देखते हैं कि I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये करंट की डेफिनेशन है। चार्ज में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे करंट, बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये वैल्यू अपने पास है। अगर करंट वेरी कर रही है, वेरिंग करंट है, तो अपन लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो अगर हम कहते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकते हैं आई डी टी, तो ये एवरेज का फॉर्म है। इसको हम यहां एवरेज दिखा सकते हैं। एवरेज को एक सिंबल ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई ऐसे। अगर वेरिंग करंट है तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जो हम इसका एवरेज निकालते हैं तो टोटल एक साइकिल में कितना करंट वेरी हो रही है विद रिस्पेक्ट टू, देखिए इधर आई एवरेज और आई मीन, आई ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और कंप्लीट 0 टू टी आई डी टी बाई 0 टू टी डी टी। ये जो फॉर्मूला है ये इसके एवरेज और मीन वैल्यू का फॉर्मूला है। हम यहां से करंट की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि कितनी है। आप चाहते तो यहां डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाल के तो वैल्यू वही आती, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी।
0 to t और टोटल टाइम का हम डिवाइड कर दें तो अपने को मिल जाएगा क्या, मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू जो है वो अलग अलग हम फाइंड कर सकते हैं। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल ये है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। दोनों के लिए हम फाइंड कर सकते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू क्या होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू क्या होगी और कंप्लीट साइकिल के लिए मीन वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, पहले नंबर 1, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए निकालना है, फॉर्मूला अपने पास ये है। अब ये देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां से ये चला, यहीं तक तो है, यहीं तक तो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, इससे मतलब नहीं है भाई, इसको छोड़ दीजिए, यहां तक है पॉजिटिव हाफ साइकिल। इनिशियल है 0 और ये फाइनल पॉइंट है इसका t/2। तो हम केवल इंटीग्रल करेंगे 0 से t/2 लिमिट लेकर के। तो अगर हम यहां पर यूज करते हैं आई मीन, आई एम इंटीग्रल 0 to t/2 i dt अपॉन 0 to t/2 dt। कुछ नहीं किया इस फॉर्मूले में, सिर्फ लिमिट चेंज की है, बाकी एज इट इज है, क्योंकि लिमिट हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हमें जो फाइंड करना है वैल्यू। अगर ये नेगेटिव हाफ साइकिल होता तो लिमिट अपनी क्या होती, t/2 t। कंप्लीट साइकिल होगा तो लिमिट क्या होगी, 0 to t। ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक बात पता है कि आपको I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, अभी बताया था मैंने, इक्वेशन ये होती I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहां पर प्लेस करेंगे I की जगह पर I0 साइन ओमेगा टी। सो IM इज इक्वल टू 0 to t/2 I0 साइन ओमेगा टी dt अपॉन, इसका इंटीग्रल होगा t, लिमिट लगा हुआ तो t/2 माइनस 0, तो t/2 यहां पर रह गया t/2। ठीक है। IM I0 ऊपर से बाहर ले लो, कांस्टेंट टर्म है, 2 ऊपर गया, t इंटीग्रल 0 to t/2 साइन ओमेगा टी dt 2I0/t, इसका इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये तो पता होगा आपको इंटीग्रल t/2। तो 2I0 अपॉन टी ओमेगा, यहां पर हो गया कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to t/2। एक्चुअल में ओमेगा होता है 2π/t, तो वैल्यू प्लेस कर दो यहां पर 2I0 अपॉन टी इंटू 2π/t इंटू, यहां पर लिमिट लगाओ, माइनस कॉस ओमेगा की वैल्यू है 2π/t इंटू t/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। मैं इरेज कर रहा हूं इतने पार्ट को। देखिए क्या बचा, I0 अपॉन पाई, कॉस पाई वहां पर बचा था, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो माइनस माइनस प्लस और 0 का 1, तो 2 हो गया, तो IM की वैल्यू आ गई 2I0 अपॉन पाई। इसको अगर न्यूमेरिक वैल्यू में देखना चाहो तो आप इसको इक्वल लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, IM इज इक्वल टू 0.637 I0। ये पॉजिटिव वैल्यू मिली अपने को। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में
हमने सिर्फ एक लिमिट चेंज की थी 0 से t/2 और इसको इंटीग्रल करके हमने वैल्यू फाइंड कर ली कि क्या है ये। अब इसके नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर आपको निकालना है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू है, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर हमें नेगेटिव के लिए निकालना है इसको तो लिमिट सिर्फ चेंज करेंगे और वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वैल्यू यही मिलेगी लेकिन नेगेटिव टर्म में। अगर हम लिख दें आई एम -1/2 तो वैल्यू यही होगी -2I0 अपॉन पाई, यानी इसको लिख सकते हो -0.637I0। ये नेगेटिव के लिए आ गई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू और नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू इक्वल होती हैं बट अपोजिट। अब एक बात तो आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि एक पॉजिटिव वैल्यू फाइंड हो रही है, एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अगर इनको टोटल साइकिल की निकालोगे तो अगर इन दोनों को सम कर दो, ऐड कर दो दोनों को, तो क्या मिलेगा अपने को, 0। लेकिन अगर हम इंटीग्रल फॉर्म से इसको फाइंड करें, इसी टाइप से फाइंड करें, तो कंप्लीट हाफ साइकिल में क्या वैल्यू आएगी, देखिएगा। फॉर कंप्लीट हाफ साइकिल देखिए आप, आई एवरेज या आई मीन, लिमिट क्या होगी 0 से t, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 to t dt। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लिमिट बदली है, आई नॉट बाहर लीजिए ऊपर से और t, dt का t हो गया t, इंटीग्रल 0 to t साइन ओमेगा टी dt, आई नॉट अपॉन टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 to t। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, माइनस भी बाहर ले लो, हम यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे, लिमिट लगाएंगे, कॉस ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी माइनस कॉस 0, तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, टी से टी कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस 2π माइनस कॉस 0, कॉस 2π की वैल्यू +1, कॉस इवन पाई +1, कॉस ओड पाई -1, तो कॉस 2π +1, तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, दिस इज +1, दिस इज 1, सो आई मीन फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। तो एक कंप्लीट साइकिल में मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की 0 है। फिर मेजरमेंट किसका करेंगे हम, ये क्वेश्चन उठता है, क्या करेंगे फिर हम, किसका मेजरमेंट कर रहे हैं। जब मीन वैल्यू 0 आ रही है तो हमारे अमीटर या वोल्ट मीटर हमको क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक जो अमीटर और वोल्ट मीटर जिनकी स्टडी की है वो कौन से थे, डीसी मीटर्स थे सारे। और डीसी मीटर जो बनाए गए थे वो कॉइल थी उसमें और मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस थे, रोटेट कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहां पर एसी को डीसी अमीटर या वोल्ट मीटर से हम मेजर नहीं कर सकते, उनका मेजरमेंट नहीं ले सकते। कारण क्या है, क्योंकि एसी करंट हर हाफ साइकिल में चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो बहुत स्पीड से हो रही है। यानी एसी करंट आपको दिख रहा 50 हर्ट्ज से तो नहीं, हमारे घरों में जो बल्ब होता है वो 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है, मतलब 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। लेकिन हमें, मेरी आंखों की थोड़ी सी वीकनेस है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। बाकी डीसी अमीटर या वोल्ट मीटर से मेजरमेंट कैसे हो, नहीं हो सकता। कारण क्या है कि एक बार पॉजिटिव जाएगी फिर एक बार नेगेटिव जाएगी, ड्यू टू इनर्सिया पॉइंटर उसका वहीं का वहीं रहेगा और वो मूवमेंट नहीं होगा।
तो आखिर इसके मेजरमेंट के लिए किसकी जरूरत है, और कौन सी करंट्स हैं जो मेजर हो रही हैं, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं हमारे घरों में, जो भी मोटर से जहां भी लगे होते हैं मीटर वोल्ट मीटर, तो उन सब में कौन से ऐसे मीटर वोल्ट मीटर कनेक्ट किए गए हैं जो हमें मेजरमेंट दिखा रहे हैं, वहां दिखता है इतने एम्पियर करंट है, इतना वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है या 215 आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा हो वो हमें शो करता है। तो आखिर ऐसे कौन से एमीटर होते हैं, तो वो सब होते हैं हॉट वायर। हॉट वायर मीटर्स होते हैं। अभी हॉट वायर मीटर्स कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन, उसमें मेजरमेंट किसका होता है, क्या मीन वैल्यू का होता है, एवरेज वैल्यू का होता है, किसका होता है, नहीं, ना एवरेज वैल्यू का नहीं होता उसमें मेजरमेंट, उसमें मेजरमेंट होता है IRMS और ERMS। इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड होती है, और इन वैल्यूज को कहा जाता है इफेक्टिव वैल्यूज भी कहते हैं, इसको हम वर्चुअल वैल्यूज भी कहते हैं, जो कि इन हॉट वायर एमीटर से फाइंड की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे IRMS कैसे फाइंड करते हैं, और हॉट वायर एमीटर का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे हॉट वायर एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा कंस्ट्रक्शन है इसका, और ये फंक्शन कैसे करते हैं। और हॉट वायर एमीटर डीसी का भी हो सकता है और एसी का भी हो सकता है, लेकिन डीसी वोल्ट मीटर जो कॉइल बेस्ड है वो एसी को मेजर नहीं कर सकते हैं, ओनली डीसी मेजरमेंट होता है। लेकिन हॉट वायर से अपन डीसी भी बना सकते हैं, एसी भी बना सकते हैं, दोनों का मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि जूल हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स।